हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका ऐसे। क्या चल रहा था? ऐसे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, क्योंकि आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है। क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप इसको ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो आज आपका हम चौथा ऐसे डिस्कस करेंगे, यानी कि माई फेवरेट ऑथर। देखो, ये माई फेवरेट ऑथर पर है, लेकिन अगर आपका पोइट के लिए भी आ जाता है कि माई फेवरेट पोइट के बारे में लिखिए, तो फिर आपको दूसरा करना पड़ेगा। लेकिन हमने एक ऐसे शख्स को चुना है, यानी कि ऐसा एक पोइट या लेखक कह सकते हैं आप उसको, यानी कि हमने ऐसे व्यक्ति को चुना है, वो आपका लेखक भी है और आपका कवि भी है, यानी कि उसमें दोनों ही विशेषताएं हैं। तो हमने चुना है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत ही अच्छे पोइट भी कह सकते हैं इन्हें हम, और ऑथर भी कह सकते हैं। इसीलिए हमने इनको चुना है, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम ऑथर भी कह सकते हैं और पोइट भी कह सकते हैं। तो पोइट के लिए आता तो भी आपको यही लिखना है, और ऑथर के लिए आता है तो भी आपको यही लिखना है। कभी कभी आ जाता है कि किसी एक इमोर्टल पोइट का वर्णन कीजिए, यानी कि ऐसा कवि जो अमर हो गया हो, तो उसकी जगह हम रविंद्रनाथ टैगोर को ही लिखेंगे, क्योंकि यही एक ऐसे कवि हैं जो मर के भी अमर हो गए हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी एक पोइट या फिर आपके ऑथर का वर्णन कीजिए, तो इस तरह से आ जाता है। इसलिए हमने सोचा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसको कराया जाए। ठीक है? तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना है। ठीक है? तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर है स्टूडेंट रिवाइज एथॉन 2.2। और ये स्टूडेंट स्पेशली 5 डेज रिवीजन मैराथन क्यूरेटेड है, जो कि है लर्नर्स के लिए जो 9th से लेकर 12th क्लास में आते हैं। और स्टूडेंट ये स्टार्ट होगा 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, क्लास 12 साइंस, क्लास 12 कॉमर्स, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़, यहाँ पर पूरा टाइम टेबल लिखा हो स्टूडेंट। 10 से लेकर 12 फिजिक्स रहेगा, फिर बायोलॉजी रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा। ये कॉमर्स में है ये सभी। ठीक है ना? ये सारी की सारी क्लासेज है स्टूडेंट, ये फ्री क्लासेज हैं, और इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 12th के साथ साथ स्टूडेंट ये 10th एंड 9th के लिए भी है। यहाँ पर आप पूरा शेड्यूल देख सकते हो स्टूडेंट, ये 10th वाला है और ये 9th के लिए है। और आगे स्टूडेंट 11th क्लास के लिए है। यहाँ पर आप पूरा 11th का देख सकते हो, ये क्लास 11 साइंस है और ये क्लास 11 कॉमर्स है। तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, ये 5 डेज रिवीजन मैराथन डिजाइन है, जो कि 9 से लेकर 12th के बच्चे रहते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है, और आप इसके लिए फ्री में एनरोल कर सकते हो। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उसमें से किसी पर भी क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज होने लगेगा। थोड़ा सा आपको नीचे आना है स्टूडेंट। ये मैंने क्लास 12 साइंस के लिए खोल रखा है। मैं यहाँ पर एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक करूंगा बच्चा लोग। तो यहाँ पर आप पूरा टाइम देख सकते हो स्टूडेंट, आप किसी पर भी, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखा हो ना एनरोल नाउ, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है? नीचे और भी हैं, आप किसी पर भी क्लिक कर देना। यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले करना है लॉगिन। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डालता हूँ। ठीक है ना? आप उसी तरीके से स्टूडेंट लॉगिन करोगे जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ, तब स्टूडेंट आपका ये जो कोर्स है आपका अनलॉक हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना नंबर डालोगे लॉगिन करने के लिए। ठीक है? तो नंबर पर क्या आएगा आप सभी जानते हो स्टूडेंट, OTP। क्या आता है? OTP। उसके बाद स्टूडेंट आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। ठीक है? तो जैसे ही आप स्टूडेंट वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, एनरोल नाउ पर आप क्लिक करना है आपको। ठीक है? अब यहाँ पर सब इसको जरूर जान लें, यहाँ पर स्टूडेंट एंटर इनवाइट कोड मांगेगा, तो इसमें आपको डालना है स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। तभी स्टूडेंट आपका ये जो कोर्स है अनलॉक हो पाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं अनलॉक पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है? जैसे स्टूडेंट आप अनलॉक पर क्लिक कर दोगे, मैं इस पर कल अनलॉक कर रहा हूँ, तो हमारा आपके सामने क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी, और जिसमें चलता आपका ऐसे का टॉपिक चल रहा था। तो आज हम इसका चौथे नंबर का ऐसे डिस्कस करेंगे। अब तक हम आपको 3 ऐसे करा चुके हैं, आपने उनको देख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। ठीक है? इसके बाद आपका जो अगला हम ऐसे कराएंगे वो कराएंगे आपका कोविड-19, जिसका लिए आपको काफ़ी इंतजार था, काफ़ी समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कोविड-19 होना चाहिए। लेकिन मेरा एक नियम है, एक तरीका है कि जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर उसको बाद में कराया जाए तो वो काफ़ी समय तक अच्छी तरह से याद रहता है। इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले नहीं लिखाया,
क्योंकि अगर सबसे पहले लिखा तो आप उसको याद कर लेते, फिर दूसरा याद करते, फिर तीसरा, चौथा, तो आप उसे भूल भी सकते थे, ठीक है ना। इस तरह से मैंने उसको चुना कि मैं उसको बाद में कराऊं, लेकिन आपकी डिमांड है कि उसको पहले कराया जाए, तो हम उसको अगले पार्ट में उसको हम डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है ना। तो इस समय हम माई फेवरेट ऑथर यानी कि मेरा मनपसंद जो लेखक है वो कौन है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगर पोइट के लिए भी आ जाता है आपका कि पोइट लिखिए, तो भी आप इसी को लिखोगे, क्योंकि ये जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो पोइट भी हैं और कवि भी हैं, ठीक है। यानी कवि और पोइट, ऑथर यानी कि लेखक भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बुक में इसको, तो ये एक ऑथर के रूप में भी हैं और ये एक कवि के रूप में भी हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका होता है आउटलाइन का। क्या होता है? आउटलाइन। क्योंकि जब तक हमको आउटलाइन नहीं पता होगी हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और आउटलाइन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बेस पर आप ऐसे को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सपोज देन यदि आपको ऐसे में ज़्यादा जानकारी नहीं है बट आपको उसकी आउटलाइन याद है, तो आप उस ऐसे को पूरा लिख सकते हैं, ठीक है ना, यदि आपने 1-2 बार वीडियो को देख लिया तो। पहला टॉपिक है इसका, हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि बर्थ एंड पेरेंटेज, यानी कि जन्म और पेरेंटेज होता है मातृत्व या पितृत्व, यानी कि माता पिता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको पेरेंटेज बोलते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है जन्म और जो चीज़ उसके बारे में जो बताया जाएगा, तो हम इसको इंट्रोडक्शन नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है इसका एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। आप जानते ही हैं, एज ए पोइट, एक कवि के रूप में। शांति निकेतन, इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक संस्था बनाई थी, तो बहुत ही अच्छी संस्था थी इनकी, जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से चलाया था। आगे है नोबेल प्राइज विनर, यानी कि इन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था। और आगे आपका है इसकी क्वालिटीज़ और कंक्लूजन। इस तरह से आपकी टोटल 7 हेडिंग है जिनको डिस्कस करना है हमें। तो देखो, यदि आपने 7 हेडिंग को भी डिस्कस कर दिया तो आपका ऐसे जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और अच्छे मार्क्स गेन कर जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, बर्थ एंड पेरेंटेज, यानी कि इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको हम। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 6 मई में, जिसको बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 6 मई 1861, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था वो 6 मई 1861 को हुआ था। तो ये बात तो आपको पहले से याद होगी, क्योंकि हमने अबाउट द पोइट आपको बहुत ही अच्छी तरह से लिखवाया था और आपने याद भी किया होगा। ठीक, आगे, ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। तो ही वॉज द यंगेस्ट, इनमें सबसे छोटे, यानी कि ये अपने जो इनके माता पिता थे उनकी सबसे छोटी संतान या सबसे छोटे पुत्र थे। श्री देवेंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट थिंकर, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? एक महान विचारक थे। वाज हिज फादर, जो इनके पिता थे। तो देखो, ये चीज़ हमने आपको उसमें समझाया था सिंपल सेंटेंस में कि जब कई वाक्य दिए होते हैं और जब उसको कई नामों से पुकारा जाए तो ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट को जोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर भी सेम है और एक ग्रेट थिंकर भी हैं और उसके पिताजी भी हैं। तो इस तरह से जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इनको कॉमा के द्वारा दिखा देते हैं, ना कि पूरा सेंटेंस। हम चाहते तो कर सकते कि श्री देवेंद्रनाथ टैगोर वाज हिज फादर एंड ही वाज ए ग्रेट थिंकर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक सेंटेंस और बढ़ जाएगा आपका, ठीक है ना। हिज मदर वाज ए स्वीट टेम्पर्ड लेडी, यानी उनकी माताजी जो थी बहुत ही मधुर स्वभाव की महिला थी, यानी उनकी माताजी जो थी वो एक ही मधुर स्वभाव की महिला थी। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं जन्म के बारे में। आगे देखते हैं इनकी एजुकेशन कैसे हुई, शिक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई, तो ये भी चीज़ जानकारी होगी। ये सब चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ही डिड नॉट लाइक द स्कूल लाइफ,
इनको स्कूल का जीवन पसंद नहीं था, यानी स्कूल का जो माहौल था इन्हें पसंद नहीं था। एज द बॉयज़ वर नॉट फ्री टू प्ले एट स्कूल, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि बच्चा खेलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। इनका मानना था कि स्कूल में जो बच्चा होता है वो खेलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए इनको स्कूल का जो लाइफ था वो अच्छा नहीं लगता था। रीडिंग विदाउट प्ले वाज डल टू हिम, यानी कि रीडिंग यानी कि अध्ययन करना विदाउट प्ले बिना खेल के, यानी बिना खेल के अध्ययन करना वाज डल टू हिम, उनके लिए क्या था, डल था, आई मीन नीरस था। यानी कि बिना किसके खेल के पढ़ाई क्या थी उनके लिए, बिल्कुल नीरस थी, कोई आनंद नहीं था उसमें, बिना आनंद की थी। ही डिड नॉट लाइक सच एजुकेशन, उनको इस प्रकार की शिक्षा पसंद नहीं थी, यानी कि वह इस प्रकार की शिक्षा को पसंद नहीं करते थे। हम वे भी कह सकते हैं कि वे इस प्रकार की शिक्षा को पसंद नहीं करते थे, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नोबेल पर्सन होते हैं उनके लिए हम सम्मान के लिए हम प्लूरल वर्ड का यूज कर सकते हैं, बट इंग्लिश में उनके लिए उसी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा जो उसका मुख्य मीनिंग होगा। जैसे कि सिंगुलर है तो ही आना चाहिए, लेकिन हिंदी में हम कर सकते हैं। सो इसीलिए ही लेफ्ट द स्कूल, इसीलिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। एंड गॉट हिज अर्ली एजुकेशन, और अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो शुरू की शिक्षा थी, एट होम, कहाँ पर, घर पर ही प्राप्त की थी। तो ये बातें कुछ अजीब सी हैं, ठीक है ना, लेकिन इनके हिसाब से इन्हें कुछ लगा कि स्कूल में बाउंडेशन रहेगा, खेलने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होगा, इस तरह से इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। आगे देखते हैं। एंड एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की आयु में ही वेंट टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड चले गए थे। एंड अटेंडेड लेक्चर, और वहाँ पर इन्होंने एक लेक्चर को प्राप्त किया ऑन इंग्लिश लिटरेचर, किसमें, इंग्लिश साहित्य में एक लेक्चर को प्राप्त किया या सुना। ही ऑल्सो स्टडी, इन्होंने वहाँ पर अध्ययन किया सम प्लेज, कुछ नाटकों का, ऑफ शेक्सपियर, किसके, शेक्सपियर के। तो वहाँ पर इन्होंने शेक्सपियर के कुछ नाटकों का भी अध्ययन किया। आगे वाला टॉपिक है एज ए पोइट, एक कवि के रूप में। ही वाज ए लवर ऑफ नेचर, ये प्रकृति के प्रेमी थे। ही वाज इंटरेस्टेड इन पोएम्स, इनको कविताओं में बहुत ज़्यादा रुचि थी। ही बिगेन टू राइट, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था पोएम्स, यानी इन्होंने कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था एट एन अर्ली एज, बहुत ही पहले की, यानी कि शुरू की आयु से, कह सकते हैं कि इन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की आयु में, नियरली, लगभग, यानी कि लगभग 18 वर्ष की आयु में 7,000 लाइन्स, यानी 7,000 लाइनों की ऑफ हिज वर्ड्स। अगर आपको ये शब्द नहीं याद हो तो यहाँ पे आप पोएम्स कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने क्या किया कि 7,000 लाइनों की एक पोएम लिखी थी, हैड बीन पब्लिश, जो प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। अगर आपको ये वर्ड नहीं याद होता है, वर्ड्स उसको बोलते हैं, तो आप पोएम्स का भी यूज कर सकते हैं कि वो पोएम्स थी। शांति निकेतन, यानी कि शांति निकेतन नाम की उन्होंने एक संस्था बनाई थी, तो ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापित की थी शांति निकेतन, यानी कि शांति निकेतन नाम की एक संस्था स्थापित की थी इन्होंने इन बंगाल फॉर आइडियल एजुकेशन, किसके लिए, एक आदर्श शिक्षा के लिए, यानी आदर्श शिक्षा के लिए इन्होंने बंगाल में एक शांति निकेतन नाम की संस्था स्थापित की थी। एट शांति निकेतन क्लासेज, जो शांति निकेतन में क्लासें चलती थी, आर हेल्ड इन द ओपन एयर, खुली हवा में चलती थी, यानी कि जहाँ पर जो पढ़ाई होती थी वो किस में होती थी, एकदम खुली, ओपनली, खुली हवा में होती थी। वेरी फ्यू बुक्स आर यूज्ड, और बुकों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता था। स्टूडेंट सिट अंडर द ट्री, शेड ऑफ द ट्री, विद्यार्थी जो बैठते थे वो कहाँ बैठते थे, पेड़ों की छाँव में बैठते थे।
एंड लिसन और सुनते थे टू देयर टीचर्स, और अपने अध्यापकों की बातों को सुनते थे। यानी कि विद्यार्थी कहाँ बैठते थे, वो पेड़ों की छांव में बैठते थे। मतलब कि इनका जो तरीका था वो क्या था कि शिक्षा जो प्रदान की जाए किसी जोर जुल्म के आधार पर नहीं की जाए, यानी कि पनिशमेंट हो बहुत ज़्यादा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई को सिखाना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। नोबेल प्राइज़ विनर, यानी कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले व्यक्ति कह सकते हैं। तो टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन पोइट, यानी कि टैगोर एक प्रथम भारतीय कवि थे हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन 1913, जिन्होंने 1913 में एक नोबेल प्राइज़ जीता था। हिज फेमस वर्क ऑफ गीतांजलि, वो किसके लिए बना था, इनकी प्रसिद्ध जो कार्य था, इनकी बुक थी गीतांजलि, उसके लिए मिला था इन्हें। आगे है क्वालिटीज़, तो ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वह क्या थे, वह एक महानतम कवि थे, किसके, संसार के कवियों में एक महान कवि थे। ही वाज नाइटेड इन 1915, यानी कि सन 1915 में इनको सर की उपाधि दी गई। नाइटेड में से होता है सर, यानी इनके नाम के आगे सर लग जाएगा, ठीक है ना, तो इनको उसकी उपाधि दी गई। बट लेकिन ही लेफ्ट हिज टाइटल, लेकिन इन्होंने अपना जो टाइटल था, जो शीर्षक था सर वाला, उसे छोड़ दिया। एज प्रोटेस्ट, विरोध में, किसके विरोध में, व्हेन द ट्रेजेडी, जो हत्याकांड हुआ था, ऑफ जलियांवाला बाग टुक प्लेस, यानी कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड की घटना को देखकर इन्होंने जो सर नाम की जो उपाधि मिली थी वो इन्होंने छोड़ दी थी, ठीक है। इट शोज हिज पैट्रियटिज्म, यह दिखाता है उनकी देश प्रेम की भावना को या देशभक्ति को दिखाता है। कौन सी चीज़ है, यानी कि जो सर नाम का जो टाइटल था इन्होंने छोड़ दिया था, तो कह सकते हैं ये इनकी देश प्रेम की भावना या देशभक्ति को दिखाता है। कंक्लूजन, ही वाज वाइडली रीड, ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा अध्ययन करते थे। एंड एडमायर्ड, और प्रशंसा भी थे। ही डिड हिज बेस्ट टू सर्व हिज कंट्री, इन्होंने अपने देश की सेवा बहुत ही अच्छी तरह से की। इन हिज ओन वेज, किससे, अपने तरीके से की। ही पास्ड अवे, ये गुजर गए थे, कह सकते हैं ये मर गए थे या इनका इंतकाल हो गया था। एट द एज ऑफ 80, कितनी, 80 वर्ष की आयु में। इन 1941, कब, 1941 में। तो इस तरह से देखो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से अगर पोइट के लिए आता है तो भी आपको यही लिखना है, और आपका ऑथर के लिए आता है तो भी आपको यही लिखना है। या ये भी कह सकता है कि एक एन इमोर्टल पोइट के बारे में वर्णन कीजिए जो कभी एक अमर हो गया हो, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। और देखो हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही सरल सा शब्दों का प्रयोग किया है। 2-3 बार पढ़ लोगे आपको विद हिंदी के याद हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी को याद करने से क्या फ़ायदा होगा इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने स्टोरी का पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, स्टोरी सीख चुके हो, अगर आपको इसकी हिंदी भी याद हो जाएगी तो हिंदी बेस पर आप सेंटेंस बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को 2-3 बार देखोगे ताकि आपकी समझ में पूरा अच्छी तरह से ऐसे आ सके। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।